अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर और बर्नौली एक्सपेरिमेंट और आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है। आज के ये तीन टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है आपके पास। लेकिन ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की सेटिंग के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि पी एम एफ इज डिपेंड अपॉन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सही है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जैसे ही हम सेटिंग चेंज करते हैं तो वो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आ जाती है। ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह से जिसका बिल्कुल एनालॉग हम इससे पहले हम कर चुके हैं अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि यहाँ पे एक डेटा हमारे पास मौजूद है। ठीक है। तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है कि हम इसी डेटा को लेके इसकी फ्रीक्वेंसी अलॉट कर देते हैं हर जगह पे। जैसे यहाँ पे ये डॉट प्लॉट हुआ हुआ है, तो इस हिसाब से हम हर नंबर के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे कि इस कितनी दफ़ा अकरेंस हो रही है। उस हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी बना देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास तरीका क्या होता है, हम इसी डेटा को, ये क्योंकि अनग्रुप डेटा है आपके पास, इसी को हम ग्रुप डेटा बनाते हैं। ठीक है। ग्रुप डेटा बना लेते हैं। ग्रुप डेटा के हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है। इसी फ्रीक्वेंसी को हम प्रोबेबिलिटी की रिस्पेक्ट से देख के और इसमें कम्युलेटिव का पार्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो ये सब सारा काम हम इससे पहले कर चुके हैं डेटा के साथ। तो यही काम हमने क्या करना है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के साथ करना है। ठीक है। हमारे पास हर नंबर अलग अलग मौजूद था। हम क्या करेंगे, उसकी रेंज बना देंगे अपने हिसाब से कि हमें कितने इंटरवल की रेंज बनानी है। उस रेंज के हिसाब से हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी वो अलाउट हो जाएगी। ठीक है। और कमुलेटिव है तो ये ऐसा ऐसा उसी में ऐड अप होते हुए इंक्रीज होगी और ये वन पे जाके आपके पास स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़ीरो से स्टार्ट होती है और वन तक जाती है। तो इसका जो आपके पास जो इंटरवल होगा ज़ीरो से वन के दरमियान होगा। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जैसे यहाँ पे डिस्कस करी हुई है कॉइन टॉस होने की। तो सबसे पहले इसके अंदर आप इसके रैंडम वेरिएबल्स बता देंगे। रैंडम वेरिएबल्स यहाँ पे 0 to 1 है। उसके अगेंस्ट आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद आपने इसको क्या करना है, रेंज के अंदर प्रोबेबिलिटी के साथ असाइन करना है। ठीक है। इसके अंदर कैच आपके पास क्या है कि आपने ये जो ज़ीरो है इसको लेस देन ज़ीरो से स्टार्ट करना है। रैंडम वेरिएबल के लेस देन से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। और मैक्सिमम आपने यहाँ पे वन तक जाना है, यानी 100% प्रोबेबिलिटी तक जाना है। ठीक है। इसी चीज़ की यहाँ पे आपके पास फॉर्म बनी हुई है कि यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी से चल रहा है और ज़ीरो तक आ रहा है। यहाँ तक कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ज़ीरो प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद यहाँ पे होल आ गया, यानी ये लेस देन का साइन हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो फिल आ गया तो यहाँ पे ये इक्वालिटी का साइन हो गया। ठीक है। तो ये यहाँ से जैसे ही ये ज़ीरो पर आया तो इसके पास प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। और ये थ्रू आउट वन तक या वन तक पहुँचने से पहले पहले 1/4 ही प्रोबेबिलिटी है। जैसे ही आप वन पर आए ये जंप किया और जंप करके ये 3/4 पे आ गया। ठीक है। यहाँ पे भी होल है तो ये इक्वालिटी का साइन है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास सॉरी होल फिल है आपके पास, तो ये इक्वालिटी का साइन है। यहाँ पे होल फिल नहीं है आपके पास, ये लेस देन की इंडिकेशन है। ठीक है। तो इसी तरह करके जब आप वन पे पहुँचे हो तो इसके बाद पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपके पास हमेशा वन प्रोबेबिलिटी या 100% प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है। तो इसी चीज़ को हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के हिसाब से पीएमएफ मौजूद है। इसी को आपने क्या करना है, सीडीएफ के अंदर लेके आना है। तो इसके अंदर हम ज़ीरो से, यानी हमारे पास रैंडम वेरिएबल 3 से स्टार्ट हो रहा है तो लेस देन 3 से हम उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो असाइन करेंगे। उसके बाद अपने हिसाब से सेटिंग बना देंगे कि हमारे पास जो इंटरवल जो है 3 के बाद 5 आ रहा है तो इन बिटवीन जो हमारे पास एरिया होगा वो 2 इंटरवल होगा। तो इस हिसाब से हम लेके चलेंगे। क्लियर है। 3 to 5, 5 to 8, 8 to 10 और 10 के बाद आपके पास 100% प्रोबेबिलिटी असाइन हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीडीएफ को देख लिया। तो इसके अंदर कोई मसला होगा तो आप इसमें डिस्कशन के अंदर इसको
आपके पास जो भी सवाल हो उसको डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट आपके पास है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास पीएमएफ की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके अंदर आप करते क्या हैं, आपके पास जो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है वो सिंगल ट्रायल बेस होता है, ठीक है। और उसके अंदर उसी हिसाब से प्रोबेबिलिटी असाइन होती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपको लिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी आपके पास फॉर 1 के लिए आपके पास 1 है, यानी 100% प्रोबेबिलिटी है, अदरवाइज ये सारी जगह क्या है, 0 है, ठीक है। तो यानी एक सिंगल एक्सपेरिमेंट या सिंगल आप एक वैल्यू एक दफ़ा ट्रायल ले रहे हो, तो उसके अंदर आपके पास ये क्राइटेरिया है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। इसी तरह करके आप इसके अंदर नेक्स्ट जो केस, जो एग्जांपल दी हुई है, यू टेक अ एग्ज़ाम, पास फेल एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपके अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी पास होने की क्या है, आपने इसको असाइन कर दिया 1, और फेल होने के लिए आपने 0 असाइन कर दिया। इसी तरह आपने कॉइन टॉस करा, हेड आने की आपने प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी और टेल आने की, ठीक है। तो आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है आपके पास 2 आउटकम्स पे बेस कर रहा है, ठीक है, और इसी हिसाब से आप उसकी प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर आपके पास नेक्स्ट थिंग जो आती है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है, तो डेफिनेशन में आप प्रोबेबिलिटी अपने हिसाब से असाइन कर दो कि कोई भी आउटकम आ रहा है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ये होगी। फॉर एग्जांपल, फॉर सक्सेस आपके पास प्रोबेबिलिटी p होगी, और फॉर फेलियर, फॉर ज़ीरो, आपके पास प्रोबेबिलिटी 1/1 - p हो जाएगी, जो कि q आमतौर पे कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये सारी जगह 0 होगी, ठीक है। इसकी यहाँ पे आपने ग्राफ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करा हुआ है, तो इन केस आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी, इसके अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास कम है, और जो आपके पास फेलियर की प्रोबेबिलिटी हाई है, तो इस केस में आपके पास ग्राफ ये बनेगा। और इन केस आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हायर है, तो इस तरह करके ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम बर्नौली एक्सपेरिमेंट की रिस्पेक्ट से देखते हैं कि बर्नौली एक्सपेरिमेंट या बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या कहता है, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या होती हैं, कि हर आपके पास ट्रायल जो होता है आइडेंटिकल होना चाहिए, सही है, ये फर्स्ट कंडीशन है। आपको मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट दे दूं, तो बर्नौली आप बता सकते हैं कि ये बर्नौली एक्सपेरिमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर आपके पास क्राइटेरिया क्या है, कि हर जो आपके पास एक्सपेरिमेंट हो वो आइडेंटिकल हो, और आपके पास दो आउटकम पर बेस कर रहा हो, सक्सेस और फेलियर के ऊपर, और प्रोबेबिलिटी आपके पास चेंज ना हो जैसे जैसे आप इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते रहें, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही केस बनेगा कि विद रिप्लेसमेंट वाला केस होगा, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आपने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपके पास प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट में आपके पास प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, ठीक है। लास्ट पार्ट है आपके पास ट्रायल्स जो आपके पास होने चाहिए इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट इस क्राइटेरिया पर आ रहा है, तो वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट या बर्नौली एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने कॉइन टॉस होने की एग्जांपल दी हुई है, तो इसको आप बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने इसी चीज़ को फर्दर करा हुआ है सक्सेस और फेलियर की रिस्पेक्ट से। और थर्ड आपके पास पॉलिसी की रिस्पेक्ट से एग्जांपल बनाई हुई है, ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास पॉलिसी एक्सेप्ट करने पे आपके पास एक तरह से सक्सेस है, और पॉलिसी अगर कोई नहीं ले रहा तो उसकी फेलियर असाइन करा हुआ है। और आपके पास ये एक्सपेरिमेंट आइडेंटिकल है, यानी वो हर दफ़ा पॉलिसी बेचने हर घर जा रहा है, ठीक है, और हर जगह एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो सेम एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पॉलिसी के दो ही चीज़ों पे बेस कर रही है, या तो कोई पॉलिसी लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। तो ओनली 2 आउटकम्स हो गए। थर्ड आपके पास उसने प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 - p, सही, और दोनों का सम आपके पास 1 के बराबर होगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि ट्राइज आर इंडिपेंडेंट, वाई, बिकॉज फैमिली आर रेंडमली सेलेक्टेड, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं इसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंक्लूड कर दूं, तो ये आपके पास जो क्राइटेरिया होगा इसके अंदर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का या बर्नौली एक्सपेरिमेंट का फेल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा इस प्रोबेबिलिटी को लेके चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ 10%, और उसकी 3 पॉलिसी एक्सेप्ट हो गई हैं,
तो थर्ड जो पॉलिसी, फोर्थ जो पॉलिसी होगी एक्सेप्ट करने की, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की रिस्पेक्ट से क्योंकि 10% चांसेस थे कि लोग पॉलिसी एक्सेप्ट करेंगे, तो वो चीज़ें तो पूरी हो चुकी हैं। तो सक्सेस तो फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह कर है। लेकिन यहाँ पे हमने इस चीज़ को इंक्लूड नहीं करा है, इंडिपेंडेंट ले रहे हैं और इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके पास बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है मार्टिन क्लोथिंग स्टोर प्रॉब्लम आ रहा है। सही, इसी एग्जाम्पल को हम लेंगे, इसी को आगे लेके चलेंगे और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। आपके पास एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपके पास हर हर उस पे उसके ऊपर एक आपके पास कस्टमर आ रहा है, ठीक है, और आपके पास 3 कस्टमर के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट बेस कर रहा है। फर्स्ट कस्टमर आने के वो आपने ट्री डायग्राम की रिस्पेक्ट से ड्रॉ कर लिया, और जो आपके पास आउटकम है वो क्या है कि कस्टमर परचेज कर रहा है या परचेज नहीं कर रहा है। सही, परचेज सक्सेस हो गया, परचेज नहीं कर रहा है फेलियर हो गया। उसी हिसाब से आपने इसके रैंडम वेरिएबल्स असाइन कर दिए और रैंडम वेरिएबल्स आपके पास ये वैल्यूज़ के साथ आ गए। ठीक है, सक्सेस के ऊपर क्योंकि आपके पास, क्योंकि आप फोकस किस पे हो? सक्सेस पे हो, तो आपका रैंडम वेरिएबल सक्सेस को ही कंसिडर कर रहा है। तो 3 सक्सेस, तो आपके पास वैल्यू 3 आ गई, 2 सक्सेस 2, तो इसी तरह कर कर है। सही, और 0 सक्सेस यानी फेलियर आपके पास है। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा जी, तो आपके पास ट्रायल्स को आप इस देखें, यहाँ पे आपके पास जो ट्रायल्स इन्होंने लिए हुए, ठीक है, और तीनों आपके पास दिखाया कि ना आपके पास कोई भी अगर 2 आउटकम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हो या 2 रैंडम वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो उनकी आपके पास कोई भी कॉम्बिनेशन हो, आपके पास सक्सेस क्या होगी या आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम होगी। सही है, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है कि 2 सक्सेस फर्स्ट लास्ट फेलियर, तब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी 0.63 है, और आपके पास बिटवीन में फेलियर है और तो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी 0.063 होगी। और अगर फर्स्ट फेलियर है बाकी सारे सक्सेस है, तब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी यही होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास समझ लें इस तरह से कि ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए हम इस जगह पे कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर ऑर्डर के ऊपर डिपेंड कर रही होती प्रोबेबिलिटी, तो आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन की जगह कम्यूटेशन का फार्मूला होता। क्लियर? अच्छा जी, यही चीज़ को अभी आप आगे किस में लेके गए? प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर लेके गए या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लेके गए। ठीक है, एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, एक्स आपके पास नंबर ऑफ सक्सेस है क्योंकि आप इसी पे फोकस हो। ठीक है, अगर आप फोकस फेलियर पर होते तो आपके पास एक्स नंबर ऑफ फेलियर्स हो जाता। P is a probability of a success of one trial, और फेलियर 1 माइनस पी, जैसे हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं। तो ये इस तरह करके फॉर्मुलेशन बन जाएगी। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि आप फॉर एनी रैंडम वेरिएबल या ऑल पॉसिबल रैंडम वेरिएबल आप क्या करते हो? प्रोबेबिलिटी असाइन कर देते हो हर चीज़ की। सही है, तो पहले आप सिंगल एक्सपेरिमेंट की देख रहे थे, सही, और एक्सपेरिमेंट आपके पास वन टाइम पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकाल दिए हैं क्योंकि आपके पास मल्टीपल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह करके ऑल पॉसिबल रैंडम वेरिएबल्स के लिए आपने ये प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी। फॉर 0 सक्सेस आपके पास प्रोबेबिलिटी ये आ गई, फॉर 1 सक्सेस आपके पास ये आ गई, फॉर 2 सक्सेस आपके पास ये आ गई, और फॉर 3 आपके पास ये आ गई। इन सब का टोटल सम आपके पास 1 के बराबर है, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल हो रहा है। फर्स्ट क्राइटेरिया आपके पास क्या आता है कि प्रोबेबिलिटी मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, सारी प्रोबेबिलिटी आपके पास ग्रेटर दैन 0 है। और इन नेक्स्ट आपके पास कंडीशन क्या आती है कि इनका टोटल सम 1 के बराबर होना चाहिए, तो इट इज़ इक्वल टू 1। और इसको आप ड्रॉ इस तरह से करके शो भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं? तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास होती है a प्लस बी की होल पावर n, और इस तरह करके हमारे पास फॉर्मुलेशन बनती है। ठीक है, आप सबके जहन में होगा
इसी चीज़ को अगर आप अपने ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से रिलेट करें, तो आपके पास जो रैंडम वेरिएबल जो है वो मैक्सिमम आपके पास किस वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, 3 के ऊपर। तो 3 की रिस्पेक्ट से अगर आप अपनी बाइनोमियल को एक्सपेंड करें, P इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो इस हिसाब से आपके पास ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, और यही पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है, ये यहाँ पे अलॉट हुई हुई है। ठीक है, तो आप यही सारी वैल्यूज उठा के प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर उठा के यहाँ पे डालेंगे, तो आपके पास इसका टोटल सम 1 आ जाएगा, और हर एक की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से और इसी क्राइटेरिया को देखते हुए इसका जो नाम फेमस हो गया वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हालांकि ये सारा काम बर्नौली से स्टार्ट हुआ था, और बर्नौली ने इसके ऊपर काम करा था, लेकिन एडवांसमेंट जो आई है इसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जब बाइनोमियल एक्सपेंशन इसके साथ ऐड हुई है और इसकी जनरलाइजेशन हुई है कि आप हर एक्सपेरिमेंट के लिए हर एक की हर सक्सेस के लिए आप इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। तो इस चीज़ को यहाँ से आपके पास इसको अहमियत मिली है। ठीक है, अच्छा जी, इन्होंने नेक्स्ट इसी को मार्टिन एक्सपेरिमेंट के ऊपर इन्होंने आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स को इंक्रीज़ कर दिया, 10 कर दिया, और सक्सेस आप 4 को कंसिडर कर रहे हो, और प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.3 है। तब भी आप इसको सिंपल फार्मूलेशन में रख के निकाल सकते हो। ठीक है, आपको बस ये एक तरह से दिखा रहे हैं कि आपके पास फार्मूला गिवन है, तो आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट की क्या जो भी वैल्यू हो, और जो भी आपके पास रैंडम वेरिएबल्स हो, आप इसकी वैल्यू फाइंड इजली कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमने इसको एक तरह से प्रोबेबिलिटी बना के इसको दिखाया था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ट्राइज आपके पास 10 है और प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.3 है, तो इस तरह करके आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। अगर यही नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आपके पास 10 के बजाय 20 हो जाए और प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.6 है, तो आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो आप देखिएगा ये आपके पास बेल शेप बन रहा है। ठीक है, तो जैसे इसके जो इस पे जो मैंने आपसे पूछा है व्हाट्स कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम टू फिगर्स, तो जैसे जैसे असल में नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते हैं, जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ ट्रायल्स लेंगे उसी हिसाब से आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो बेल शेप को अप्रॉक्सीमेट करेगी। और यही चीज़ हमें आगे बताती है कि हम आगे देखेंगे इसके अंदर कि हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, या रैंडम वेरिएबल्स आपके पास या नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, तो ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रॉक्सीमेट कर लेती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपके इस जब आपके पास अप्रॉक्सीमेट कर लेती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आपके लिए बराबर होता है कि आप कोई भी सवाल को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करो। ठीक है, अच्छा, लास्ट में हमारे पास इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस का फॉर्मूलेशन है। इसी वेरिएंस को आप स्टैंडर्ड डेविएशन में जब आप अंडर रूट लोगे, तो आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास किसके बराबर है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी, और वेरिएंस आपके पास किसके बराबर है, नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी सारा लेक्चर था। ठीक है, इसके बाद जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप अपने तौर पे सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई मसला हो तो फिर डिस्कशन में इसको डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।